आई एम अली मख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग इमाइल डर्कीम के और भी कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने कल स्टार्ट किया है। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, ये कंफर्म करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट? ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो कल हम लोगों ने मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी तक कंप्लीट किया था डर्कीम के कॉन्सेप्ट को। उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स में, उनसे आप बोल सकते हैं कि वो मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिनसे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्सेज के लिए, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे पेपर 1 हो, या कोई भी सब्जेक्ट्स का वो कोर्स लेना चाहते हैं। तो उनको अगर ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में अभी ऑफर भी चल रहा है कि आपको बुक फ्री मिल रही है। सो जो भी नहीं ज्वाइन किए हैं आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लासेस डेली ऐप पे 3 बजे होने वाली है। सो आप लोग डेली 3 बजे मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, वो जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कल मैकेनिकल सोलिडरिटी और ऑर्गेनिक सोलिडरिटी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सुसाइड से, आत्महत्याएं। सुसाइड यानी कि आत्महत्याएं क्या होती हैं ये। अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कीम आपसे डेफिनेशन भी पूछता है, टाइप्स ऑफ सुसाइड भी पूछता है, बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें जो है वो सुसाइड के कॉन्सेप्ट में पूछी जाती हैं। सो suicide, according to Emile Durkheim, the term suicide is applied to all cases of death. सारे केसेस ऑफ डेथ जो है वो अप्लाई होते हैं सुसाइड के केस में।
रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट ऑफ द विक्टिम। किसी भी वजह से अगर विक्टिम खुद ये विक्टिम की वजह से खुद, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके एक्शन की ही वजह से उसकी डेथ होती है, तो इसको सुसाइड कहा जाता है। अगर विक्टिम के एक्शन की वजह से, चाहे वो पॉजिटिव एक्शन हो चाहे नेगेटिव एक्शन हो, किसी भी टाइप के एक्शन की वजह से अगर उसकी खुद की डेथ हो जाती है, तो इसको सुसाइड कहा है इमाइल डर्कीम ने। विच ही आर सी नोज विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। जो आदमी खुद, उस आदमी को उस एक्शन करने से पहले पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट जो है डेथ होगी, उसको पहले से पता होता है। जैसे कि नेगेटिव एक्शन क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं और आपने फांसी लगा ली और आप सुसाइड कर लिया आपने, ठीक। तो ये क्या है, एक तरह का नेगेटिव एक्शन हो गया। एक ये हो गया कि बॉर्डर पे जो है एक सुसाइड बॉम्बर जो है वो दूसरी आर्मी में जाके घुस जाता है सुसाइड बम लगा के। उसको भी पता होता है, जो फंदा लगा रहा है उसको भी पता है, लेकिन वो नेगेटिव एक्शन है। लेकिन जो बॉर्डर पे दूसरी आर्मी को खत्म करने के लिए घुस रहा है सुसाइड बॉम्ब लगाकर, उसको भी पता है कि वो उसकी डेथ होने वाली है, इस एक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सारे जो एक्शन है उसी को क्या कहा जाता है, सुसाइड कहा जाता है अकॉर्डिंग टू डर्कीम। ये डर्कीम के डेफिनेशन है सुसाइड की। तो सुसाइड के डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। So suicide is applied to all cases of death resulting directly or indirectly from a positive or negative act of the victim, which he or she knows will produce this result। ठीक। सो इमाइल डर्कीम के अनुसार आत्महत्या क्या है? आत्महत्या शब्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित के सकारात्मक या नकारात्मक कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाली मृत्यु के सभी मामलों पर लागू होता है। यानी कि चाहे पीड़ित का नकारात्मक कार्य हो या सकारात्मक कार्य हो, उसके कार्य की वजह से ही उसकी मृत्यु हो रही है। और ये सब मामले जो है वो आत्महत्या से जुड़े हैं अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कीम। और उस आदमी को जो वो कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति है जो वो कार्य कर रहा है, चाहे वो नकारात्मक कार्य हो या सकारात्मक कार्य हो, उस व्यक्ति को पता है कि उसका परिणाम क्या होगा। यानी कि उसका परिणाम जो है, जो वो कार्य करने जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा, उसकी मृत्यु होगी, ये उसको पता है। अगर उसको ये चीजें पता है फिर भी वो ये कार्य कर रहा है, और चाहे वो सकारात्मक तरीके से चाहे नकारात्मक तरीके से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसको आत्महत्याएं कहा जाता है। ठीक। ले सुसाइड बाय फ्रेंच फाउंडिंग सोशियोलॉजिस्ट इमाइल डर्कीम इज अ क्लासिक टेक्स्ट इन सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में जो इन्होंने सुसाइड लिखा था, वो एक बुक में लिखा था जिसका नाम था ले सुसाइड। ठीक। ले मतलब होता है, फ्रेंच में ले मतलब होता है दा। ठीक। आपने देखा होगा कि जो फ्रेंच के मतलब जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें ले शब्द या ला शब्द ज्यादा यूज होता है। तो ले मतलब होता है दा सुसाइड करके इनकी बुक थी। ठीक। तो ले सुसाइड बाय फ्रेंच फाउंडिंग सोशियोलॉजिस्ट इमाइल डर्कीम इज अ क्लासिक टेक्स्ट इन सोशियोलॉजी दैट इज वाइडली टॉट टू साइकोलॉजी स्टूडेंट। ये सोशियोलॉजी का टेक्स्ट है, लेकिन ये ज्यादातर जो है साइकोलॉजी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। ठीक। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों में ये चीजें पढ़ाई जाती है। फ्रांसीसी संस्थापक समाजशास्त्री इमाइल डर्कीम द्वारा लिखित ले सुसाइड समाजशास्त्र में एक क्लासिक पाठ है जो मनोविज्ञान के छात्रों को व्यापक रूप से पढ़ाया जाता है। तो ये फ्रांसीसी संस्थापक समाजशास्त्री जो हैं वो इमाइल डर्कीम है। उनके द्वारा ले सुसाइड एक पुस्तक लिखी गई थी जो ज्यादातर समाजशास्त्र का पाठ है, लेकिन ये मनोविज्ञान के छात्रों को भी पढ़ाया जाता है। ठीक। मनोविज्ञान के छात्रों को भी ये पढ़ाया जाता है। पब्लिश इन 1897। अब ये ले सुसाइड बुक जो है वो कब पब्लिश हुई थी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सुसाइड से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अब ये आपका काम है कि आपको कैसे याद रखना है। ठीक। तो पब्लिश इन 1897। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ले सुसाइड जो बुक है वो कब पब्लिश हुई थी, तो वो 1897 में पब्लिश हुई थी। द बुक वॉज द फर्स्ट टू प्रेजेंट अ सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ सुसाइड। ये पहली बुक थी जिसने जो है सुसाइड की सोशोलॉजिकल स्टडी किया था।
ये पहली बुक थी जिसने सुसाइड की सोशोलॉजिकल स्टडी किया था। इससे पहले सारी स्टडी जो हुई थी वो बायोलॉजिकल स्टडी हुई थी, बायोलॉजिकल स्टडी हुई थी, सोशोलॉजिकल स्टडी जो है नहीं हुई थी। इससे पहले कभी भी सोशोलॉजिकल स्टडी नहीं हुई थी, सिर्फ बायोलॉजिकल स्टडी हुई थी सुसाइड की। यानी कि किस वजह से एक आदमी सुसाइड करता है, उसके सिर्फ बायोलॉजिकल कारण बताए गए थे कि कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाता है या कोई बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है उसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है, कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल स्टडी के तौर पे ही दिया जाता था, लेकिन उसका सोशल एस्पेक्ट कोई नहीं देखता था। पहली बार ले सुसाइड बुक जो इमाइल डर्कीम ने लिखा था 1897 में, उस बुक में पहली बार सोशोलॉजिकल स्टडी की गई थी सुसाइड की। अब ये जो पुस्तक है ले सुसाइड, ये 1897 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक जो है 1897 में प्रकाशित हुई थी और ये आत्महत्या पर पहली ऐसी पुस्तक थी, आत्महत्या पर पहली ऐसी पुस्तक थी जिसने समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है आत्महत्या का, जिसने समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है आत्महत्या का। इससे पहले कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं पाई जाती है जिसने समाजशास्त्री या सामाजिक अध्ययन किया हो आत्महत्या का। इससे पहले जैविक अध्ययन किया जाता था, इससे पहले जैविक अध्ययन ही किया जाता था, सामाजिक अध्ययन सुसाइड का नहीं किया गया। ठीक। तो ये याद रखना है कि सुसाइड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कौन सी बुक में दिया था, वो बुक कब पब्लिश हुई थी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड। अब 4 डिफरेंट टाइप्स के सुसाइड के बारे में बात किया है इमाइल डर्कीम ने। वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड कौन कौन से हैं, आत्महत्या के 4 अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं जो इमाइल डर्कीम ने बताया है। तो सबसे पहला जो सुसाइड है वो है ईगोइस्टिक सुसाइड। सबसे पहला जो है वो ईगोइस्टिक यानी कि अहंकारी आत्महत्या, ईगोइस्टिक सुसाइड यानी कि अहंकारी आत्महत्या। अब ईगोइस्टिक सुसाइड में क्या होता है, egoistic suicide is seen as stemming from the absence of social integration। तो देखिए दो वजह से सुसाइड होता है, ठीक, दो वजह से सुसाइड होता है। एक इंटीग्रेशन की वजह से और दूसरा किसकी वजह से होता है, रेगुलेशन की वजह से। ठीक, एक इंटीग्रेशन, दूसरा रेगुलेशन। इंटीग्रेशन की वजह से और दूसरा होता है रेगुलेशन की वजह से। ठीक, अगर इंटीग्रेशन जो है लो है, अगर इंटीग्रेशन लो है तो कौन सा सुसाइड होगा, ईगोइस्टिक सुसाइड होगा। ठीक, अगर इंटीग्रेशन लो है तो ईगोइस्टिक सुसाइड होगा। अगर इंटीग्रेशन हाई है तो कौन सा सुसाइड होगा, इंटीग्रेशन अगर हाई है तो कौन सा सुसाइड होगा, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होगा। ठीक, इंटीग्रेशन अगर हाई है तो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होगा। ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो सुसाइड के टाइप्स आप समझ जाएंगे। ठीक, दूसरा आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन अगर लो है तो एनोमिक सुसाइड होगा, एनोमिक होगा। रेगुलेशन अगर हाई है तो फैटलिस्टिक सुसाइड होगा। ठीक, इस तरह से आपको समझना है। दो वजह से सुसाइड होते हैं, एक इंटीग्रेशन की वजह से और दूसरा जो है रेगुलेशन की वजह से। एक इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, एकीकरण को कहते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, एकीकरण। इंटीग्रेशन को कहते हैं एकीकरण। अगर एकीकरण जो है वो लो होगा
तो कौन सा अहंकारी आत्महत्या होगा? अगर एकीकरण जो है वो बहुत ज्यादा होगा तो ये कौन सा होगा? परोपकारी आत्महत्या होगी। ठीक, अहंकारी और परोपकारी। यहाँ पे मैं अहंक लिख दे रहा हूं और ये जो है ये प्रोप हो जाएगा, प्रोप। और दूसरी चीज क्या होती है? रेगुलेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? विनियमन कहते हैं। रेगुलेशन को विनियमन कहते हैं। ठीक, विनियमन। विनियमन अगर कम होगा तो एनॉमिक होगा, एनॉमिक सुसाइड होगा, एनॉमिक आत्महत्या होगी। अगर विनियमन ज्यादा होगा तो फेटलिस्टिक यानी कि भाग्यवादी, 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 भाग्यवादी। तो यहां से आप समझिए कि अच्छा ये आपको नहीं दिख रहा है, एक मिनट, मैं इसका डायग्राम एक वैसे पेज पे बनाता हूं। अभी हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक, तो जो आत्महत्या या सुसाइड है वो दो वजह से होती है। एक होती है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और एक होता है रेगुलेशन। इंटीग्रेशन क्या है? एकीकरण है। और रेगुलेशन क्या है? विनियमन। ठीक, अगर ये लो होगा तो कौन सा सुसाइड होगा? इगोइस्टिक होगा, यानी कि अहंकारी। ठीक, अहंकारी, इगोइस्टिक यानी कि अगर अहंकारी। एकीकरण अगर कम होगा तो अहंकारी होगा, इंटीग्रेशन लो होगा तो इगोइस्टिक सुसाइड होगा। एकीकरण अगर हाई होगा यानी कि इंटीग्रेशन अगर हाई होगा तो कौन सा सुसाइड होगा? अल्ट्रुइस्टिक होगा, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होगा। ठीक, यानी कि एकीकरण अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये कौन सा सुसाइड बनेगा? परोपकारी, परोपकारी। ठीक, तो ये समझ में आ गया। दूसरा रीजन क्या होता है सुसाइड का? रेगुलेशन। रेगुलेशन अगर लो है, रेगुलेशन यानी कि विनियमन अगर लो है तो एनॉमिक सुसाइड होगा, एनॉमिक। ठीक, एनॉमिक होगा। रेगुलेशन अगर लो है तो एनॉमिक होगा, और रेगुलेशन अगर हाई है यानी कि विनियमन अगर बहुत ज्यादा है तो कौन सा होगा? फेटलिस्टिक होगा, फेटलिस्टिक सुसाइड होगा, यानी कि भाग्यवादी। तो समझ में आ गया, दो रीजन की वजह से सुसाइड होते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन, दूसरा होता है रेगुलेशन, एकीकरण और विनियमन। इंटीग्रेशन अगर लो है यानी कि एकीकरण अगर कम है तो इगोइस्टिक सुसाइड होगा, अहंकारी आत्महत्या होगी। एकीकरण अगर हाई होगा यानी कि इंटीग्रेशन हाई होगा, एकीकरण बहुत ज्यादा होगा तो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होगी, परोपकारी आत्महत्या होगी। दूसरा रीजन होता है, दूसरा कारण होता है आत्महत्या का या सुसाइड का, वो होता है रेगुलेशन यानी कि विनियमन। विनियमन या रेगुलेशन अगर लो होगा तो एनॉमिक सुसाइड होगी, एनॉमिक आत्महत्या होगी। अगर विनियमन रेगुलेशन हाई होगा तो फेटलिस्टिक सुसाइड होगी, यानी कि भाग्यवादी आत्महत्या होगी। ठीक, तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया चारों टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, किस में क्या रीजन होता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन डिटेल में पढ़ के। तो सबसे पहला आता है ईगोइस्टिक सुसाइड। Egoistic suicide is seen as stemming from the absence of social integration. जब सोशल इंटीग्रेशन लो हो या एब्सेंस हो तब इगोइस्टिक सुसाइड होता है। जब
सोशल इंटीग्रेशन लो हो या एब्सेंस हो, तब तब जो है एनॉमी इगोइस्टिक सुसाइड होता है। अहंकारी आत्महत्या कब होती है? अहंकार पूर्ण आत्महत्या को सामाजिक एकीकरण के अभाव से उत्पन्न होने के रूप में देखा जाता है। यानी कि अगर समाज में सामाजिक एकीकरण का अभाव हो या उसकी कमी हो, तब जो है अहंकारी आत्महत्या वजूद में आती है। ठीक। It is committed by individuals who are social outcasts and see themselves as being alone or an outsider। जैसे कि इसमें जो इंडिविजुअल है वो सुसाइड क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आप को लोगों से अलग मानता है और उसको लगता है कि मैं अकेला हूँ और एक आउटसाइडर हूँ, तब जाके वो सुसाइड करता है। ठीक। जैसे आपने देखा होगा, दलित में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी कास्ट से मैं अलग हूँ और मैं एक आउटकास्ट हूँ, इसीलिए जो है वो ज्यादातर सुसाइड करते हैं, ज्यादातर सप्रेशन में जाते हैं, इसी वजह से वो सुसाइड करते हैं। ठीक। सो इस तरह से कोई भी आदमी अगर अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है या उसको लगता है कि वो जितने लोग हैं उसके आसपास उनसे अलग है, तब वो इगोइस्टिक सुसाइड करता है, यानी कि अहंकारी आत्महत्या करता है। ये उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं। ये ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते हैं, यानी कि या तो समाज ने उसको बहिष्कार कर दिया होता है या उनको लगता है कि वो समाज से अलग हैं, तब वो जो है या खुद को वो अकेला या बाहरी व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, तब वो ये इस तरह की आत्महत्या करते हैं। ठीक, अहंकारी आत्महत्या तब वो करते हैं। नेक्स्ट आता है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, परोपकारी आत्महत्या क्या है? अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड अकर्स व्हेन सोशल ग्रुप इन्वॉल्वमेंट इज टू हाई। मैंने कहा है कि जब इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगा तब अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होगा। ठीक। जब ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई होता है, यानी कि वो आदमी उस ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानने लगता है, जिस ग्रुप में वो है, जिस कास्ट में वो है, वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानने लगता है, तब वो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करता है। परोपकारी आत्महत्या क्या होती है? परोपकारी आत्महत्या तब होती है जब सामाजिक एकीकरण, समाज की भागीदारी बहुत अधिक होती है, यानी कि समूह में उस व्यक्ति की भागीदारी बहुत अधिक होती है, यानी कि एकीकरण बहुत ज्यादा है, तब यहाँ पे परोपकारी आत्महत्याएं होंगी। ठीक। Individuals are so well integrated into the group that they are willing to sacrifice their own life in order to fulfill some obligation for the group। ठीक। सो अब यहाँ पे इंडिविजुअल सुसाइड क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपनी जान देकर भी इस ग्रुप की जो वेलफेयर है उसके लिए काम कर सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं, जैसे आपने आ, आ, इसमें देखा होगा, फार्मर प्रोटेस्ट में देखा होगा, किसानों का जो आंदोलन था, उसमें कई किसानों ने जो है अपनी जान दे दी। ठीक। कई किसानों ने अपनी जान दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उनको मतलब लगता था कि सारे किसान का वो पार्ट है और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक। सारे फार्मर ग्रुप का वो पार्ट है और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसकी भलाई के लिए, उस अपने ग्रुप के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि वो अपना सेक्रीफाइस करे। ठीक। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन जब होता है तब इंसान सुसाइड करता है। व्यक्ति समूह में इतनी अच्छी तरह से एकीकृत होते हैं कि समूह के लिए कुछ दायित्व को पूरा करने के लिए वो अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहते हैं। ठीक। मीन्स अपना जीवन देने के, अपने समूह को बचाने के लिए, अपने समूह की आ, भलाई के लिए वो क्या करते हैं, अपना जीवन भी दांव पे लगा देते हैं। तो इसको परोपकारी आत्महत्या कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एनॉमिक सुसाइड। एनॉमिक आत्महत्या मैंने बताया कि एनॉमिक किस वजह से होता है? विनियमन के कारण होता है, रेगुलेशन के कारण होता है। एनॉमिक सुसाइड इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सोशल रेगुलेशन। जब सोशल रेगुलेशन कम हो, लो हो, तब जो है एनॉमिक सुसाइड होता है। सोशल रेगुलेशन जब कम हो या लो हो, तब एनॉमिक सुसाइड होता है। ठीक। एंड इट इज ऑकर्स ड्यूरिंग हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो ये कब होगा? जब हाई लेवल का स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन होगा। जैसे आपको इकोनॉमिक लॉस हुआ हो, तब आप जो है इस तरह के सुसाइड करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, तब आप एनॉमिक सुसाइड करते हैं। एनॉमिक सुसाइड इज caused by the lack of social regulation and it is occurs during high level of stress and frustration. Economic suicide stems
फ्रॉम सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज इन सिचुएशन। एनोमिक सुसाइड कब बहुत ज्यादा होता है, कब बढ़ जाता है? जब किसी भी सिचुएशन में सडन चेंज हो, किसी भी सिचुएशन में अचानक बदलाव हो, या जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो उस तरह का बदलाव हो, तब एनोमिक सुसाइड होता है। ठीक, जैसे हमको लग रहा है, हमने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, हमको लग रहा है कि मार्केट जो है अभी हाई जाएगा, ठीक, अब बहुत ज्यादा हाई जाएगा, और अचानक क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा लो चला गया। तो ये क्या है? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है या सडन सिचुएशन है। तब इसमें आपका क्या है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनोमिक सुसाइड करेंगे। ठीक, एनोमिक आत्महत्या क्या है? एनोमिक आत्महत्या सामाजिक विनियमन की कमी के कारण होती है। तो ये जो है सामाजिक विनियमन की कमी के कारण होती है, और ये उच्च स्तर के तनाव और हताशा के दौरान होती है। यानी कि जब आपके पास बहुत उच्च स्तर का तनाव हो जाता है या आप हताश हो जाते हैं, तब आप जो है एनोमिक आत्महत्या करते हैं। एनोमिक आत्महत्या स्थितियों में अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तन से उत्पन्न होती है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा परिवर्तन हो सकता है, और ये अचानक परिवर्तन होता है किसी भी स्थिति में, तब वहां पे एनोमिक सुसाइड होने के चांसेस, संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है फैटलिस्टिक सुसाइड, यानी कि भाग्यवादी आत्महत्या। फैटलिस्टिक सुसाइड, भाग्यवादी आत्महत्या। फैटलिस्टिक सुसाइड occurs when individuals are kept under tight regulation। फैटलिस्टिक सुसाइड कब होता है? जब इंडिविजुअल को बहुत टाइट रेगुलेशन में रखा जाता है। ठीक, बहुत टाइट रेगुलेशन में रखा जाता है, जैसे जेल वगैरह में रखा जा रहा है, तो ये क्या है, फैटलिस्टिक सुसाइड वहां पे होता है। ठीक, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखा जा रहा है, बहुत ज्यादा रेगुलेशन में रखा जा रहा है, तो यहाँ पे फैटलिस्टिक सुसाइड होगा। ठीक, फैटलिस्टिक सुसाइड occurs when individual are kept under high regulation। जब इंडिविजुअल को एक हाई रेगुलेशन में रखा जाता है, टाइट रेगुलेशन या हाई रेगुलेशन में रखा जाता है, तब फैटलिस्टिक सुसाइड होता है। भाग्यवादी आत्महत्या कब होती है? घातक आत्महत्या तब होती है। भाग्यवादी को घातक आत्महत्या भी कह सकते हैं आप। ठीक, तब होती है जब व्यक्तियों को कड़े विनियमन के तहत रखा जाता है। जब बहुत ज्यादा कड़ा विनियमन होता है, यानी कि उनकी देखभाल बहुत कड़ाई से होती है, उनको जो है डिसिप्लिन उनका बहुत कड़ी होती है, तब ये जो है भाग्यवादी आत्महत्या या घातक आत्महत्या करते हैं। These individuals are placed under extreme rules or high expectation। इन इंडिविजुअल को बहुत एक्सट्रीम रूल या हाई एक्सपेक्टेशन में रखा जाता है। ठीक, हाई एक्सपेक्टेशन मतलब कि जैसे टेररिस्ट ग्रुप जो होता है, उनमें जो मेंबर्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है, तब भी वो फेटलिस्टिक सुसाइड करते हैं। आर सेट अपॉन दैट विच रिमूव्स अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ और इंडिविजुअलिटी। जिसमें जो है, जो पर्सन है वो अपने सेल्फ को, अपने इंडिविजुअलिटी को खो देता है, यानी कि वो अपने ग्रुप के लिए लड़ने लगता है, अपने ग्रुप के बारे में सोचने लगता है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल फिर सुसाइड करता है। इन व्यक्तियों को अत्यधिक नियमों के तहत रखा जाता है। तो इन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा नियम के तहत रखा जाता है, या उनसे उच्च उम्मीदें रखी जाती हैं, या तो उनसे उच्च उम्मीदें रखी जाती हैं, या अत्यधिक विनियमन के तहत रखा जाता है, अत्यधिक नियमों के तहत रखा जाता है, या बहुत ऊंची उम्मीद होती है उनसे, जो किसी व्यक्ति की स्वयं या व्यक्तित्व की भावना को खत्म कर देती है। जो किसी भी व्यक्ति के जो स्वयं है या व्यक्तित्व की भावना है उसको खत्म कर देती है। वो अपने समूह के बारे में सोचने लगता है, अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, तो इस तरह की जो सुसाइड होती है वो भाग्यवादी आत्महत्या होती है या घातक आत्महत्या होती है। अब सुसाइड से रिलेटेड कुछ डेमोग्राफिक्स भी बताए हैं इमाइल डर्कीम ने, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक सुसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, हमने क्या देखा? हमने देखा कि सुसाइड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपसे पूछा जाता है कि सुसाइड किस बुक में लिखी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या सुसाइड जिस बुक में लिखी गई थी उस बुक का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या सुसाइड जो बुक थी, ले सुसाइड, सुसाइड की जो बुक थी ले सुसाइड, वो किस ईयर में पब्लिश हुई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछे जा सकते हैं, सुसाइड के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन सा टाइप किससे रिलेटेड होता है। तो रेगुलेशन से रिलेटेड दो सुसाइड होते हैं, फैटलिस्टिक और एनोमिक। और इंटीग्रेशन से रिलेटेड दो सुसाइड होते हैं, कौन कौन से, इगोइस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक। ठीक,
तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब उसके बाद कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेमोग्राफिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो सुसाइड है ये एक तरह की रिसर्च स्टडी थी इमाइल डर्कीम की। तो अब उस स्टडी की फाइंडिंग क्या थी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आत्महत्या की जनसांख्यिकीय अध्ययन के निष्कर्ष क्या थे, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ही फाउंड अ लोअर रेट ऑफ सुसाइड एमंग कैथोलिक्स देन प्रोटेस्टेंट्स। तो ये ज्यादातर ये पाते हैं कि जो कैथोलिक्स हैं उनमें सुसाइड रेट कम है, प्रोटेस्टेंट में सुसाइड रेट ज्यादा है। ठीक, कैथोलिक कौन है, जो रिलीजन को मानने वाले, ठीक, कैथोलिक कौन है, जो रिलीजन को मानने वाले, प्रोटेस्टेंट जो है जो रिलीजन के सारे कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। ठीक, सो जो रिलीजियस लोग हैं उनमें सुसाइड रेट कम होता है, जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उसमें सुसाइड रेट ज्यादा होता है। उन्होंने प्रोटेस्टेंट की तुलना में कैथोलिक में आत्महत्या की दर कम पाई। यानी कि कैथोलिक जो होते हैं वो रिलीजन को मानने वाले होते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उन्हीं को कैथोलिक कहा जाता है। तो जो कैथोलिक हैं उनमें आत्महत्या का, जो चर्च के मानने वाले हैं उसमें आत्महत्या की जो दर है वो कम होती है, और प्रोटेस्टेंट जो नहीं मानते हैं उनमें आत्महत्या की दर ज्यादा होती है। यानी कि जो रिलीजियस, जो धार्मिक लोग हैं उनमें आत्महत्या कम होती है, जो गैर धार्मिक लोग हैं उनमें आत्महत्या ज्यादा होती है। जो रिलीजियस लोग हैं वो सुसाइड, उनमें सुसाइड रेट कम होता है, जो नॉन रिलीजियस लोग हैं उनमें सुसाइड रेट ज्यादा होता है। ठीक, Durkheim found that suicide was less common among women than men। ठीक, तो women जो है कम सुसाइड करती हैं, आत्महत्या जो है वो महिलाओं में कम होती है पुरुषों के मुकाबले में। यानी कि मेन जो है वो सुसाइड ज्यादा करते हैं, सुसाइड रेट मेन में जो है वो ज्यादा है वुमेन के कंपैरिजन में। ठीक, महिलाएं जो है वो पुरुषों की तुलना में कम आत्महत्याएं करती हैं। More common among single people than among those who are romantically partnered। रोमांटिक पार्टनर वाले लोगों की तुलना में अकेले लोगों में ये अधिक कॉमन है। यानी कि जो मैरिड लोग नहीं है उनमें सुसाइड रेट जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मैरिड पर्सन। ठीक, यानी कि जिनकी शादियां हो जाती हैं वो सुसाइड कम करते हैं उनके मुकाबले में जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो सिंगल है। ठीक, ठीक, रोमांटिक पार्टनर वाले यानी कि जो सिंगल हैं उनमें जो आत्महत्या का दर है वो बहुत ज्यादा होता है उनके मुकाबले में जिनके पास कोई पार्टनर है। ठीक, लेस कॉमन एमंग दोज हु हैव चिल्ड्रन। ठीक, और सुसाइड रेट जो है उनमें कम होता है जिनके पास बच्चे होते हैं, जिनके पास चिल्ड्रन होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, जिनके चिल्ड्रन होते हैं, उनमें सुसाइड रेट कम होता है इन कंपैरिजन टू दोज हु डोंट हैव चिल्ड्रन। ठीक, यानी कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो ज्यादा सुसाइड करते हैं। ये उन लोगों में कम होता है जिनके पास बच्चे हैं, यानी कि जिनके बच्चे होते हैं वो कम सुसाइड करते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो ज्यादा सुसाइड करते हैं। तो ये पूरा डेमोग्राफिक था सुसाइड का, आत्महत्या। ठीक, डेमोग्राफिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी फाइंडिंग्स हैं इसकी कि सोल्जर्स, एक इसमें पॉइंट बच गया है, सोल्जर्स ज्यादा सुसाइड करते हैं सिविलियन के मुकाबले में। सिविलियन जो है वो कम सुसाइड करते हैं, सोल्जर्स ज्यादा करते हैं। ठीक, इसमें हाई होता है, इसमें लो होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा का। मोरल एजुकेशन यानी कि नैतिक शिक्षा। 1 मिनट। Education is able to perform the role of socialization, teach children the norms and values of their society। तो एजुकेशन क्या करता है, सोशलाइजेशन का रोल परफॉर्म करता है। एजुकेशन क्या करता है, सोशलाइजेशन का रोल परफॉर्म करता है, चिल्ड्रेन को नॉर्म्स एंड वैल्यूज सिखाता है, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को सिखाता है। नैतिक शिक्षा क्या है, शिक्षा समाजीकरण की भूमिका निभाने में सक्षम है। तो शिक्षा क्या करती है, समाजीकरण की भूमिका निभाती है,
बच्चों को उनके समाज के मानदंडों और मूल्यों को सिखाता है। ठीक, तो शिक्षा क्या है? समाजीकरण की भूमिका निभाती है तथा बच्चों को समाज के मानदंड और मूल्यों को सिखाता है। Durkheim argued that for society to work, there had to be a value consensus. ठीक, डरकीम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक सोसाइटी जो है वो काम करना चाहती है, यानी कि उस अपने आप को मेंटेन करना चाहती है, तो एक वैल्यू कंसेंसस होना जरूरी होता है। ठीक, पीपल इन सोसाइटी हैज टू एग्री अबाउट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू बिहेव। ठीक, तो एक बात पे सारे लोगों को, पूरे जितने लोग सोसाइटी में पाए जाते हैं, किसी एक बात पे उनको एग्री होना पड़ेगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। इन सारी चीजों पे एक एग्रीमेंट होना चाहिए लोगों के बीच में। ठीक, डरकीम ने तर्क दिया है कि समाज को काम करने के लिए एक मूल सर्वसम्मति होनी चाहिए। मूल सर्वसम्मति होनी चाहिए, यानी कि सर्वसम्मति से एक मूल्य होना चाहिए जिस पे समाज के जितने लोग हैं उस बात पर सहमत हों कि क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं और किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। ये सारी चीजों पे पूरी सोसाइटी, पूरे समाज की सर्वसम्मति होनी चाहिए, तभी जो है सोसाइटी सही, समाज जो है सही तरीके से काम कर सकता है। That was society's functions without everything having to be controlled and managed all the time. ठीक, तो इस तरह से समाज हर समय हर चीज को नियंत्रित और प्रतिबंधित किए बिना काम करता है। ठीक, तो इसी तरह से जो है समाज क्या फंक्शन करता है। ठीक, इसी कंसेंसस पे लोग जो है वैल्यू कंसेंसस पे एग्रीमेंट होता है और उसी तरह समाज जो है अपने आप को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, समाज में जो भी चीजें हो रही हैं उसको। एजुकेशन इज अ क्रूशियल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, और इसमें जो है एजुकेशन क्या रोल अदा करता है? वही जो वैल्यू कंसेंसस है, यानी कि जो मूल्य है, जो मानदंड है, उन्हीं को सिखाता है। इसी को हम लोग सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक, शिक्षा समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंट है। ठीक, for Durkheim, education is then only the means by which society prepares within the children the essential condition of its very existence. तो एजुकेशन के जरिए सोसाइटी क्या करती है? जो उनके बच्चे हैं, यानी कि जो सोसाइटी के बच्चे हैं, उनको सिखाती है जो भी जरूरी चीजें होती हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक, यानी कि उसमें प्रॉपर तरीके से रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये कैसे एक बच्चा सीखता है? एजुकेशन के जरिए। डरकीम के लिए शिक्षा तब केवल एक साधन है जिसके द्वारा समाज बच्चों को अपने अस्तित्व की आवश्यक शर्तों के लिए तैयार करता है। तो शिक्षा क्या है? एक ऐसा साधन है जिसमें समाज जो है अपने बच्चों को उनके अस्तित्व में रहने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं उसको सिखाता है, उसके लिए तैयार करता है। डरकीम सा एजुकेशन एज परफॉर्मिंग टू मेजर फंक्शन। तो डरकीम ने देखा कि एजुकेशन जो है वो दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से? अभी हम लोग देखेंगे। इन एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये दो मेजर फंक्शन कहाँ पे करते हैं? एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ठीक, डरकीम ने शिक्षा को उन्नत औद्योगिक समाजों में दो प्रमुख कार्य करने के रूप में देखा, यानी कि जो उन्नत औद्योगिक समाज हैं उनमें जो शिक्षा है वो दो प्रमुख कार्य करता है। वो कौन कौन सी करती है, ये देखते हैं। Transmitting the shared values of society and simultaneously teaching the special skills for an economy based on a specialized division of labor. तो क्या करती है? जो वैल्यूज हैं, शेयर्ड वैल्यूज हैं, उसको ट्रांसफर करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और उसके साथ साथ एक स्पेशलाइज स्किल सिखाती है जो उस इकोनॉमी के, उस टाइप के जिस समाज में लोग रह रहे हैं वहां पे एक तरह का इकोनॉमी पाई जाती होगी, उस इकोनॉमी में रहने के लिए एक स्पेशल स्किल सिखाती है जो एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर के बेस पे होता है। समाज के साझा वैल्यू को प्रसारित करने का काम करता है शिक्षा। शिक्षा जो है समाज में जो मूल्य हैं उनको प्रसारित करने के काम करती है, और उसके साथ साथ श्रम के विशेष विभाजन पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए विशेष कौशल सिखाती है। यानी कि जो वहाँ की समाज की अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए विशेष कौशल सिखाती है, ताकि सारे तरह के लेबर वहाँ पे पाए जा सके, ताकि सही तरीके से काम हो सके। यानी कि सारे लोग अगर एक ही काम करने लगेंगे फिर जो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगा?
नहीं हो पाएगा ना, तो इसी वजह से वो अलग अलग कौशल सारे लोगों को सिखाती शिक्षा। डर्कीम्स मोरल्स थ्योरी, डर्कीम की मोरल थ्योरी क्या है, डर्कीम का नैतिक सिद्धांत क्या है? तो मोरल थ्योरी करते हैं, उसके बाद आपको 5 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि उसके बाद रिप्रेसिव लॉ और रेस्ट्रिक्टिव लॉ ये ज्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं मोरल थ्योरी क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम मोरालिटी हैज 3 कंपोनेंट, मोरालिटी में क्या क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम मोरालिटी हैज 3 कंपोनेंट, उनके अनुसार नैतिकता के 3 घटक होते हैं। ठीक, कौन कौन से? सबसे पहले आता है डिसिप्लिन। नैतिकता मोरालिटी में 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है? अ सेंस ऑफ अथॉरिटी दैट रेजिस्ट इगोइस्टिक इम्पल्सेस। ठीक, अनुशासन, सबसे पहला जो घटक है वो है अनुशासन, जिसका मतलब क्या है? अधिकार की भावना जो अहंकारी आवेगों का विरोध करती है। ठीक, दूसरा क्या है? अटैचमेंट, दूसरा कंपोनेंट क्या है? अटैचमेंट, मोरालिटी का दूसरा कंपोनेंट है अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है? टू सोसाइटी, किससे अटैचमेंट, किससे होना चाहिए? सोसाइटी से। सिंस सोसाइटी इज द सोर्स ऑफ मोरालिटी, क्योंकि सोसाइटी ही जो है सोर्स ऑफ मोरालिटी है, तो एक तरह का आपके पास अटैचमेंट होना चाहिए सोसाइटी के प्रति, लगाव होना चाहिए समाज से, क्योंकि समाज ही नैतिकता का स्रोत है। और तीसरा क्या है? तीसरा कंपोनेंट क्या है? ऑटोनॉमी। तीसरा कंपोनेंट क्या है? ऑटोनॉमी, अ सेंस ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शन। ठीक, यानी कि जो हम एक्शन कर रहे हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये ऑटोनॉमी। ठीक, स्वायत्ता, तीसरा घटक है स्वायत्ता, हमारे कार्यों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना। ठीक, तो मोरालिटी के 3 कंपोनेंट हैं। ठीक, सबसे पहले डिसिप्लिन, फिर अटैचमेंट, फिर ऑटोनॉमी। तो DAA। ठीक, डिसिप्लिन, अटैचमेंट, ऑटोनॉमी। ठीक, और नैतिकता के घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले अनुशासन, अनुशासन और लगाव और स्वायत्ता, अलस। ठीक, नैतिकता के घटक कौन कौन से हैं? अलस, अनुशासन, लगाव और स्वायत्ता। ठीक, अनुशासन, लगाव और स्वायत्ता। तो इस तरह से आपको याद रखना है, कुछ ना कुछ आपको मतलब एक निमोनिक बना लेना है, जिससे क्या है आपको याद रहेगा। ठीक, सो इसके बाद आपको 5 मिनट दिया जाएगा, देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आपको करना है। पहले हम लोग देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या किया है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डरकीम का कॉन्सेप्ट किया है आज, सुसाइड। उसके बाद जो है सुसाइड यानी कि आत्महत्या, सुसाइड की डेफिनेशन किया हम लोगों ने। सुसाइड की जो बुक है ले सुसाइड, वो कब पब्लिश हुई, ठीक, ये भी पढ़ा है। ठीक, और उसके बाद 4 अलग अलग सुसाइड के टाइप्स पढ़े हैं, आत्महत्या के 4 अलग अलग प्रकार पढ़े हैं। सबसे पहला आता है इगोइस्टिक, फिर अल्ट्रोइस्टिक, फिर एनोमिक, फिर फैटलिस्टिक। अहंकारी आत्महत्या, परोपकारी आत्महत्या, एनोमिक आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। आत्महत्या या भाग्यवादी का दूसरा नाम क्या है? घातक आत्महत्या। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने डेमोग्राफिक देखे हैं सुसाइड के, कि जो रिलीजियस लोग हैं उनमें कम सुसाइड रेट होता है, जो प्रोटेस्टेंट हैं उनमें ज्यादा होता है। ठीक, महिलाओं में कम होता है और पुरुषों में ज्यादा होता है, वुमेन में कम होता है, मेन में ज्यादा होता है। और जो लोग सिंगल हैं उनमें ज्यादा सुसाइड होता है, जो लोग मैरिड हैं या जिनके पास पार्टनर है, रोमांटिकली पार्टनर लोग जो हैं वो कम सुसाइड करते हैं। ठीक, जिनके पास बच्चे हैं वो ज्यादा कम सुसाइड करते हैं, और जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो ज्यादा सुसाइड करते हैं। सोल्जर में सुसाइड रेट हाई होता है और सिविलियन में सुसाइड रेट लो होता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने मोरल एजुकेशन पढ़ा है। मोरल एजुकेशन के 2 फंक्शन पढ़े हैं कि क्या क्या होते हैं।
मोरल एजुकेशन के फंक्शन क्या हैं, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दो फंक्शन कौन कौन से हैं। फिर हम लोगों ने मोरालिटी पढ़ा है, मोरालिटी के 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, डिसिप्लिन और अटैचमेंट एंड ऑटोनॉमी, यानी कि हम लोगों ने नैतिकता के 3 घटक पढ़े हैं, अनुशासन, लगाव और स्वायत्ता। ठीक, मोरालिटी DAA यानी कि नैतिकता, आलस। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन करना है कर सकते हैं, 5 मिनट आपको दिया जाएगा। फास्ट आपको करना है। कल हम लोग रिप्रेसिव लॉ और रेस्टिट्यूटिव लॉ से स्टार्ट करेंगे। फास्ट आपको क्वेश्चन करना है, जो भी आपके क्वेश्चन है। एनी क्वेश्चन? और कल की क्लास की PDF मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो कल आप बता सकते हैं फिर से, या नहीं डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो रही है तो आप कल बता सकते हैं। अभी तक तो नहीं चेंज हुआ है, अगर चेंज होता है तो हम इन्फॉर्म करेंगे आपको। वैसे अगर मुझे लगता है अगर चेंज होगा तो आपको पहले बता दिया जाएगा। अभी तक नहीं बताया गया, इसका मतलब जून के जो एग्जाम में है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, अगर होता भी, चूंकि सिलेबस अगर चेंज होता है तो क्या होगा, सोशोलॉजी का अगर सिलेबस भी चेंज होगा भी तो क्या हो सकता है चेंज, 20% सिलेबस ही चेंज हो सकता है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही सब तो सोशोलॉजी है, तो उसमें क्या चेंज हो सकता है। सिलेबस अगर चेंज होगा तो 20% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक, सो अगर कुछ टॉपिक्स ऐड होते हैं तो हम लोग पढ़ लेंगे उसको लास्ट में। अभी तक तो नहीं हुआ है। अब जून के एग्जाम के लिए मुझे लगता है नहीं होगा, नेक्स्ट दिसंबर एग्जाम के लिए हो सकता है हो, क्योंकि अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया है। न्यूज आई थी बस कि सिलेबस चेंज होगा, लेकिन अभी तक कोई सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। तो जो है वही हम लोग पढ़ रहे हैं इसी वजह से। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।